दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये तारीफों का खेल भी कुछ अजब सा है। हर तारीख अपने आप में कई बातें, कई इतिहास, कई सारी चीज़ें समेटे हुए रहती हैं। हर तारीख अपने आप में कुछ खास लिए हुए होती है, कुछ खास समेटे हुए होती है। और कोई तारीख अपने आप में ऐसा कुछ समेटे हुए होती है, या कोई महान शख्सियत किसी तारीख से जुड़ जाती है, कोई महान शख्सियत किसी तारीख से जुड़ जाती है, तो वो तारीख भी अपने आप महान हो जाती है। और ऐसी ही तारीखों को याद भी रखा जाता है, तवज्जो भी दी जाती है, और सालों साल हमारे जहन में वो तारीखें अक्षुण्ण बनी रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है, और अपने पिटारे से फिर एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कल 31 जुलाई है, और 31 जुलाई दो शख्सियतों को अपने आप में समेटे हुए हैं। उनकी कहानी सुनाऊंगा और उनकी बात करता चलूँगा, उनके बारे में बताता चलूँगा। 2 नहीं 3 की बात करूँगा। 1 अगस्त भी आने वाला है, बस सामने ही खड़ा हुआ है, और 1 अगस्त भी अपने आप में बहुत महान है। 1 अगस्त 1920 को आज़ादी के एक बहुत बड़े महानायक, और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, इसका उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। और इसी दिन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। खैर, ये तो इतिहास की बातें हैं, और इतिहास, धर्म, दर्शन ये थोड़े से मेरे प्रिय विषय हैं। भूगोल भी मेरा प्रिय विषय है, तो कुछ कुछ आपको टिडबिट्स बताता चलता हूँ। मन की बातें हैं, कहाँ ही और कहता हूँ। तो जब कहानी कहता हूँ तो ये भी कह देता हूँ। तो अब फिर से अपनी कहानियों की बात पर लौटता हूँ। तो इस बार 3 कहानियाँ सुना रहा हूँ। 3 चीज़ों को शामिल किया है, और वो हैं 31 तारीख 31 जुलाई 1980 को मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन होता है। मेरे इष्ट हैं, मेरे क्या लाखों लोगों के इष्ट हैं। वैसी लेखनी शायद नहीं, कन्फर्म कोई रिपीट नहीं कर पाया। वो सहजता, वो ओढ़ी हुई सहजता नहीं, सही मायनों में जो अंदर से निकलती है वो सहजता लेखनी में सिर्फ मुंशी जी के पास है। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हो गए थे, यानी उनकी पुण्यतिथि। और इसी हफ्ते एक और जोरदार तारीख होती है, और वो है 4 अगस्त। 4 अगस्त को द ग्रेट, अनदर ग्रेट किशोर कुमार का जन्मदिन होता है। तो आज इन तीनों ही की कहानी आपको सुनाता चलूँगा, कुछ बातें उनकी करता चलूँगा। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है लेजेंड। इससे अच्छा नाम मुझे कुछ सूझा नहीं, और ये नाम हम लोग बैठे हुए थे और ऑफिस में डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने ये सोच लिया था कि कोई नाम ही नहीं दूंगा, कि नाम दूंगा क्या। लेकिन फिर अचानक से मेरे बचपन के मित्र हैं, और उन्होंने सीधा कहा कि लेजेंड। मैंने कहा दैट्स इट। तो आज की कहानी का नाम है लेजेंड, और कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब से। कहानी फिलहाल तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं उसे आपको कुछ छोटा करके सुनाऊंगा। वो जो कहना चाह रहे हैं कहानी में वो सुनाऊंगा। कहानी उन्होंने मैं शैली में लिखी है, तो आपको उसी मैं शैली में, मतलब खुद को, कि मैं जब छोटा था, मैं जब ये था, तो इस तरह से कुछ कहानी आएगी, तो वो सुनाता हुआ चलूँगा। तो आज सबसे पहले सुना रहा हूँ आपको मुंशी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब। उसके बाद सुनाऊँगा किशोरदा के कुछ अनकहे से किस्से, कुछ अनसुने से किस्से। से अनसुना अनकहा कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो मेरी यही कोशिश है कि उन चीज़ों को एक बार आपको सुनाऊँ, और फिर सुनाऊँगा रफ़ी साहब की एक छोटी सी बात। अपने निधन के 1 दिन पहले वो संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को क्या बोल कर निकले थे, ऐसा वो नहीं कहते थे, और वो क्या ऐसा बोल कर निकले थे, और दूसरे दिन तो दुनिया से रुखसत हो गए। तो बस जुड़े रहिए, और कुछ को सुनाता चलूँगा।
बस धीमे धीमे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, और लेकिन दर्जे में यानी क्लास में वो मुझसे सिर्फ 3 साल ही आगे थे। पढ़ाई के मामले में उनका बहुत सीधा सिद्धांत था कि वो जल्दबाजी पसंद नहीं करते थे, अपने फंडे क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते थे, और उन्होंने बिल्कुल जल्दबाजी की ही नहीं। कमोबेश मैंने भी पढ़ना उसी उम्र में शुरू किया था जब उन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो बहुत ही आराम पसंद आदमी थे और बहुत सोच समझ के, बहुत ही अध्ययनशील नौ व्यक्ति थे। जब भी मैं उन्हें देखता था वो पढ़ते ही रहते थे, मतलब किताब खुली हुई है सामने, एकदम पढ़ ही रहे हैं। अब इतना पढ़ते थे तो कभी कभी हो सकता है कि बोर हो जाते हों। बोर हो जाते थे तो कभी कभी, एक बार मैंने उनका कॉपी खोल के देख ली तो उस पर कुछ एक इबारत सी लिखी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था स्पेशल, अमीना, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। अब इस इबारत को समझना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर इसके बाद एक किसी आदमी का चित्र बना हुआ था। कभी कभी वो कॉपियों पर पढ़ते पढ़ते ही बिल्ली के, शेर के चित्र ही बनाते रहते थे। अब मैं छोटा सा बच्चा, उनसे तो छोटा ही था, वो 14 साल के थे, मैं 9 साल का था। अच्छा खासा अंतर था। उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था, क्या ही करता, मैं भोला नादान। उनकी अपने तरह से पढ़ाई चलती थी और मैं बच्चा, मेरा तो मन पढ़ने में लगता ही नहीं था, क्या ही बताऊं। मतलब जब मौका मिला तो खेल रहे हैं, कंकड़ खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं खिड़कियों पे से, कहीं भी कुछ भी जो मन आया वो, जैसे कहते हैं ना, बच्चा हूँ गदर काट रहा हूँ। तो ये अपना सीधा सिद्धांत यही था। बड़े भाई हैं, दुनिया का बड़ा भाई ऐसा ही होता है। और जैसे ही मैं कमरे के अंदर आता था तो उनका एक ही सवाल होता था, और बस यही सवाल मेरी जान सुखाने के लिए काफ़ी होता था। और वो सवाल ये होता था, कहाँ थे? और इस सवाल का मेरे पास कभी कोई जवाब रहा ही नहीं। क्या बता दूं कहाँ था, क्या कर रहे थे? कोई जवाब नहीं, क्या बता दूं, क्योंकि जो कर रहा होता था वो मुझे खुद नहीं पता होता था। और फिर उनका लेक्चर शुरू हो जाता था कि तुम मुझे पढ़ते हुए देखते नहीं हो, और तुम पता नहीं मुझे पढ़ते हुए देखते हो तो क्या समझते हो, क्या क्या नहीं समझते हो। दिन भर घिस जाता हूँ तो भी नहीं पढ़ पाता हूँ, पूरा कोर्स नहीं हो पाता है ना। सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी इतना याद नहीं रहता। बच्चों, पढ़ाई इतनी सरल नहीं होती जितनी तुम समझते हो। खिलंदड़ाई में खेलते हुए चले जाते हो, है ना। दादा अम्मा तुम्हें क्या ही समझाएंगे, वो तो बहुत सीधे हैं, लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ है तुम्हें समझाने का कि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तमाम सारी बातें जो बड़े भाई साहब की हुआ करती थी वो मुझे समझाया करते थे। जब वो समझाते थे मेरा खून सूख जाता था, अरे। और उन्हें सुनना मजबूरी भी थी और सम्मान भी था, तो दोनों ही बातें करता था। लेकिन क्या करूं, उनके समझाने के बाद भी मन है कि मानता नहीं। वहीं अटका हूँ, वहीं खेल रहा हूँ, वहीं सब कुछ कर रहा हूँ। और बड़े भाई साहब थे जो पढ़ाई के लिए उतने ही लगनशील बने हुए थे जितने कि वो पहले हुआ करते थे। और मेरा मन बस पढ़ाई के लिए इतना ही था कि बस मुझे पास होना है, लेकिन खेल पहले है। और हम दोनों ही आगे बढ़ते जाते थे। भाई साहब 9वीं क्लास में थे, यानी 9वें दर्जे में थे, और मैं 5वीं क्लास में यानी 5वें दर्जे में। भाई साहब का मेरा खिलंदड़ापन जारी रहता था और भाई साहब का डपटना। और बस उनका हमेशा यही कहना होता था कि इसी तरह से पढ़ते रहोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे। अंग्रेज़ी पढ़ लेना कोई मजाक नहीं है बच्चों। अंग्रेज़ी बोलना तो बहुत दूर की बात है, बहुत मेहनत करने पर भी न बोलने पर न बोलते बनती है और ना लिखते बनती है। कितने विद्वान कैसे कैसे पढ़े हैं, मुझे ही नहीं देखते, और तुम मुझे क्या ही देखते हो, मुझे समझ में नहीं आता। एकदम घोंगा हो और मुझे देखकर भी नहीं सीखते कि इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी एक दर्जे में 2-2 साल पढ़ा रहता हूँ। जब बोलते तो साली जान सूख जाती थी, मैं क्या ही करूँ, कहाँ समा जाऊँ, धरती फट जाए वहाँ चला जाऊँ। लेकिन भाई साहब तो बोलने की कला में निपुण थे, समझाने की उनकी अपनी एक शैली हुआ करती थी। बोले जा रहे हैं, मैं चुपचाप सुने जा रहा हूँ, और डपट रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, और लगातार नसीहतें हैं, मलामतें हैं, और बस वो बोलते जाते थे। और मैं वही सोचता था कि अब
ऐसा नहीं होगा और अब ऐसा कर जाऊंगा, ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा। टाइम टेबल बन भी गया। कैसा? बोले सुबह 6 बजे से उठना है, पहले अंग्रेज़ी पढ़नी है, फिर हिसाब पढ़ना है, फिर इतिहास पढ़ना है, उसके बाद बस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, शाम को इतनी देर खेलना है, रात को ये पढ़ना है, फिर रात 1 गिलास दूध पीकर सो जाना है। लेकिन टाइम टेबल बना लेना और बात है, और उस पर अमल करना और बात। सब कुछ हो जाता था, पढ़ता भी था, लेकिन वैसा नहीं पढ़ पाता था जैसा भाई साहब पढ़ते थे, वैसा नहीं पढ़ पाता जैसा भाई साहब चाहते थे। वही कभी बाहर निकल गए, पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा चल रही है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, मेरा भी मन है और मैं भी उन्हीं में शामिल हो गया, और कितना वक्त निकल गया ये पता ही नहीं चला। और फिर जब लौट कर आ रहा हूँ तो फिर बस वही बात कि फिर भाई साहब के उपदेश, और फिर मेरी जान सूख रही है, अब करूँ तो क्या करूँ। इसी तरह से वक्त निकलता चला गया, साल निकलता चला गया, और सालाना इम्तिहान आ गए। फिर से बड़ी चीज़, और इम्तिहान होते हैं और रिज़ल्ट का परिणाम का दिन भी आ जाता है। परिणाम मैंने सुना तो जितनी खुशी मिलनी थी, खुशी तो मिली ही, एक दुख भी हुआ कि मैं तो अव्वल आ गया, लेकिन बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। अब मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि दुख मनाऊं, ये समझ ही नहीं आ रहा था। तमाम शरारतें, तमाम ऊधाम, तमाम तरह की चीज़ें करने के बाद, खिलंदड़ी करने के बाद, यहाँ वहाँ घूमने के बाद, अपनी मनमर्जी करने के बाद मैं अव्वल आ गया था और भाई साहब फेल हो गए थे। इस बात को लेकर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा भी था, थोड़ा सा मैं अपने आप को समझने भी लगा था, लेकिन भाई साहब की तरफ से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो फेल हो गए थे। मैं अपने दर्जे में अव्वल आया था तो समझ लीजिए कि अब आत्मविश्वास के चरम पर था, और मैंने भी अब सोच लिया था कि ये भाई साहब कुछ कहेंगे तो उनसे बोल ही दूंगा कि इतना परिश्रम करके आपने क्या कर लिया। मैं तो हंसते खेलते ही अपनी जगह बना गया और पास हो गया, और तमाम सारे तर्क मैंने सोच ही लिए थे कि अब हुआ तो अब यही बोल देना है। लेकिन भाई साहब ही थे, और एक दिन तो मैंने हद ही कर दी। एक दिन पूरा दिन ही गुल्ली डंडा को समर्पित करके जब मैं लौटता हूँ तो भाई साहब भी ठान के ही बैठे हुए थे, और उन्होंने वही अपने अंदाज में मुझे फिर से समझाना शुरू कर दिया कि रावण का हाल तो तुमने सुना ही होगा, उसकी कहानी तुमने पढ़ी ही होगी। चक्रवर्ती राजा कहते थे उसको। ऐसे तो इस समय इंग्लैंड का जो साम्राज्य है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन उनको चक्रवर्ती नहीं कहते। चक्रवर्ती उन्हें कहा जाता है जिनकी कीर्ति और यश भी फैला होता है, देवताओं तक जिनकी कीर्ति फैली होती है, उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं। लेकिन उसका हष्ट क्या हुआ, और उसका हष्ट जो हुआ वो किस कारण हुआ? सिर्फ घमंड के कारण। तो मुन्ने राजा, घमंड तो किसी का नहीं रहा। एक दर्जा पास कर लेने से, एक दर्जे में अव्वल आ जाने भर से दुनिया नहीं बदल जाया करती, है ना। और जो तुमने किया है वो तो गुल्ली में एक आध बार झटके से डंडा लग गया तो हो गया, लेकिन बाकी जिंदगी तुक्के तपाड़े से नहीं चला करती, जिंदगी की अपनी गति हुआ करती। इसलिए बहुत फूलो नहीं, अभी जो तुम्हें मिला है वो अंधे के हाथ में बटेर लग जाने जैसा है। ऐसा कुछ कह रहे थे। फिर वो अंग्रेजी में आ गए, इतिहास पे आ गए। इतिहास पे आया, बोले अरे इतिहास में ही पढ़ाई क्या है तुमने, पता नहीं कितने साम्राज्य हुए हैं, पता नहीं क्या क्या तो हुआ है। अंग्रेजी में जाओ, इंग्लैंड में जाओ तो जाने कितने जेम्स हैं, कितने विलियम हैं, कितने एडवर्ड हैं, दिमाग चकरा जाता है। कई सालों से जूझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे याद नहीं है। मेरे दर्जे में आओगे तो कैसे करोगे तुम? अरे बाप रे, वो बोलते जाएं, मेरे प्राण सूखे जाएं। फिर वो गणित पर आ गए, बोले ज्योमेट्री अलजेब्रा, आ बा जा लिखा होता है। अरे अब इसको जाबा आ लिख दिया तो कोई तूफान थोड़ी आ जाएगा, लेकिन नहीं, गणितज्ञों को कौन समझाए, वो तो आबा जैसा ही मानेंगे। कितना याद रखोगे, याद रख पाओगे? तुम्हारा जैसा खेलने में मन लगता है, उससे लगता तो नहीं है कि तुम बहुत कुछ याद रख पाओगे, और तुम्हें खेलने की पड़ी रहती है। एक क्लास पास हो गए हो, तुम्हारा तो पैर ज़मीन पर टिकता ही नहीं है, दिमाग 7वें आसमान पर है। भाई साहब की ये सारी बातें, और फिर मुझे बस यही लगता था कि कब इसका अंत होगा, कब कैसे क्या होगा। उनकी बातें चलती रहीं। उस दिन तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा कि बिल्कुल निस्वाद हो गया है।
दिन ऐसे ही चलते रहे, मेरा खेल कम नहीं हुआ, पढ़ाई करता था लेकिन मन तो बस वहीं ही था। फिर सालाना इम्तिहान आ गए, इम्तिहान आ जाते हैं, इम्तिहान जाते भी ठीक ही हैं। मुझे लगा कि पास तो हो ही जाऊंगा, बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे लेकिन पास तो हो ही जाऊंगा। जब रिज़ल्ट आया और भाई साहब ने मुझे रिज़ल्ट बताया तो मैं अवाक रह गया। मैं फिर से अव्वल आ गया था। कोई बहुत अच्छे पेपर नहीं हुए थे, बहुत मेहनत नहीं की थी, लेकिन न जाने कैसे अव्वल आ गया। और भाई साहब ने तो प्राणांतक मतलब जान देकर मेहनत की थी और वो फिर से फेल हो गए। रो दिए थे वो और मैं भी रो पड़ा। मेरी भी आंखों में आंसू थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी फेल हो जाता तो बेहतर था। मेरे पास होने की जो खुशी थी वो भी आधी हो गई, क्योंकि वो मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ गए थे। इस बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो फेल हैं और मैं पास हो गया हूँ। अब उनसे मैं सिर्फ एक जमात, एक दर्जा, एक क्लास ही पीछे था। करीब करीब उनकी बराबरी पर ही खड़ा था। और अब मुझे लगने लगा था, अब फिर से कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था कि अरे मैं तो पास हो ही जाता हूँ, मैं तो सब कुछ कर ही लेता हूँ। अब उनका बोलना थोड़ा सा कम हो गया था। वो झेपने लगे थे, वो ये कोशिश करने लगे थे कि क्या ही बोलूँ इससे। और वो जब ये सोचने लगे थे तो मैं भी, अब मेरा कर ही क्या लेंगे। अब मैं थोड़ा सा इस मामले में हुआ कि अरे मैं तो रिज़ल्ट देता हूँ। होता भी है, जब हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम जब सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं, सफलता पाने लगते हैं, तो फिर बेपरवाह हो जाते हैं। फिर ये वाला भाव, तो ये जो है ये आपके लिए ये बहुत दूरगामी प्रभाव देती है। फिर से एग्ज़ाम हुए और फिर से नतीजा आया। और जो नतीजा आया वो फिर से उतना ही चौंकाने वाला था। मैं फिर से अव्वल आ गया और भाई साहब फिर से फेल हो गए। फिर से वो कहीं के ना रहे। वो मुझसे कुछ नहीं कह पा रहे थे। उन्होंने लगभग कहना जो पहले कम कर दिया था, बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो उनके पास शायद शब्द ही नहीं थे। और मैं अब हाइट पे हूँ, देखें अब क्या कह लेते हैं। मैंने तो उनकी परवाह ही करना छोड़ दिया था। अब तो मेरे मन में जो आता था मैं तो वो करता था। अब तो बॉस हूँ, अब तो उनकी बराबरी पर खड़ा हूँ। अब तो कोई क्या ही कर लेगा, अब वो क्या ही कह लेंगे, अब वो क्या ही बता लेंगे, अब वो क्या ही नसीहत दे लेंगे। इस तरह के भाव आ गए थे। और जब इस तरह के भाव आते हैं, जब आप खुद को किसी से बड़ा समझने लगते हैं तो कुछ और हो जाता है। आप किसी और पायदान पर खड़े होते हैं। और वही शायद मेरे साथ भी हो रहा था। मैं उन्हें नगण्य मान चुका था और मैं सोच चुका था कि करूंगा तो अपने मन की ही करूंगा। और मैं बस अपने मन की करने ही लगा था। अब चाहे जो कह लीजिए, मैं 8वें दर्जे में आ गया हूँ, एक दर्जा पीछे हूँ भाई साहब से। और आत्मविश्वास ऐसा हो गया है कि अब क्या ही, और उनकी परवाह करना ही छोड़ दिया है। अब एक नया शौक आ गया है कनकौए उड़ाने का। कनकौए यानी पतंग। तो उसका जुगाड़ करना, मांझा लेकर आना, मांझा बनाना, है पतंग उड़ाना, है ना। नए दोस्त बन गए हैं। नए दोस्त मतलब वही छाप लड़के, उनके साथ रहने मज़ा आने लगा है। और जितनी दंड-फंद हो सकते हैं, जितनी उद्दंडताएं हो सकती हैं, वो सारी चालू हो गई हैं भाई साहब की परवाह किए बिना। और सब काम गुप्त रूप से हो रहा है और बखूबी हो रहा है, शिद्दत से हो रहा है। क्योंकि अब तो 7वें आसमान पे हैं, अब तो कोई कहने वाला ही नहीं है। और कोई कह के कैसे कर लेगा। अब तो हम हैं। पहले अपने आप को देख लीजिए, उसके बाद कहिए। मैं तो खेलते कूदते 2 दर्जे में अव्वल आ चुका हूँ। अपने आप को देख लीजिए, क्या कर लिया आपने इतना सब कुछ प्राण देके। ये सारे भाव हैं। एक दिन ऐसे ही कनकौए लेने के लिए कहीं से कुछ कटा था और वो ऊपर से पतंग चली आ रही थी डोलते हुए। ऐसा लग रहा था कि क्या समा ही है, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब ऐसा लग रहा था ये हाथ में आ जाएगी, पूरी दुनिया का स्वर्ग आ जाएगा। और मैं उन लड़कों के साथ दौड़ रहा हूँ, बिल्कुल बेतहाशा, अंधाधुंध,
सामने देखता ही क्या हूँ, सामने अचानक से मेरे कदम ठिठके तो सामने भाई साहब खड़े हैं। उनसे टकराते बचा और बस। और फिर भाई साहब ने बस एक ही चीज़ कही कि रुक जाओ, क्या कर रहे हो, बाजारी लड़कों के साथ दौड़ रहे हो। मतलब ये तो सोचा ही नहीं था। और तुम्हारी बेअक्ली पर मुझे दुख होता है। माना कि तुम बहुत ज़हनी हो, बहुत पढ़ाकू हो, बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन ऐसा काबिल होना भी किस काम का कि तुमको अच्छे बुरे में फ़र्क ही समझ में नहीं आता। तुम 8वीं क्लास में आ गए हो, 8वें दर्जे में आ गए हो। 8वें दर्जे में आकर तो लोग डिप्टी कलेक्टर हो जाया करते हैं, उनमें इतनी अकल आ जाती है। और तुम अपने आप को क्या बना के रखे हो? मतलब दौड़ रहे हो सड़क पे, कौवे उड़ा रहे हो, ये शोभा देता है क्या? और एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, एक बात और है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम पढ़कर बहुत बड़े आदमी हो गए हो और अब भाई साहब से एक दर्जे पीछे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दो, है ना। मैं तुमसे आगे था, आगे हूं और आगे रहूंगा। सिर्फ बड़े होने से बड़ा नहीं हुआ जाता, दुनिया देखने से बड़ा हुआ जाता है। और मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। भावुक हो जाऊं तो माफ कर दीजिएगा। मुंशी जी जब दर्शन देते हैं, जब वो बताते हैं, तो आप एक गुबार सा निकलता है। वो उनके शब्द, उनका समझाने का तरीका वो अद्भुत होता है, वो इनकम्पेरेबल है। वही बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि जितने पैसों में हम और तुम घर चलाते हैं, उतने में तो दादा ने अपनी पूरी जिंदगी एक नेकनामी के साथ निकाल ली है। कल को अगर मैं बीमार पड़ जाऊं, तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो कि 8वें दर्जे में आ गए हो, और कल को मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैं दादा को तार देने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि दादा मुश्किल से 6ठी 7वीं पढ़े होंगे, अम्मा तो वो भी नहीं पढ़ी, लेकिन पूरा घर चलाती हैं, सब कुछ आता है उन्हें। फिर अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद मत समझो। माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा भर्रा रहा हूँ, लेकिन मुंशी जी को सुनाते हुए ऐसा ही कुछ होता है। बोले हमारे प्रिंसिपल साहब भी एमए पास हैं और पहले घर का प्रबंधन अपने ही हाथ में रखते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपनी माँ के हाथ में प्रबंधन दिया है, तब से घर संभल गया है। माँ उनकी कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पूरा घर संभालती हैं। तो जीवन ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। और एक बात, माफ़ी चाहता हूँ मैं, मेरा भी मन करता है ये सारी चीज़ें करने का। मेरा ही मन करता है कौवे उड़ाने का। मेरा भी मन करता है कि मेले में जाऊं, इसमें जाऊं, लेकिन मैं ही कुराह हो जाऊंगा, मैं ही गलत रास्ते पर चल पड़ूंगा तो तुम्हें कैसे रोक लूँगा? तुम्हें भी तो अच्छा रास्ता दिखाना है, तुम्हें ही तो सिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं खुद को बंधनों में रखूं, खुद कष्ट पाऊं, तब तो तुम्हें सिखा पाऊं। और फिर भाई साहब ने एक चीज़ कही कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई था और बड़ा भाई रहूँगा। इसे कोई ताकत नहीं बदल सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। और जब भी तुम्हें कुछ गलत करते देखूंगा, तो वहीं पर मैं चांटे रसीद करने का अधिकार रखता रहूँगा। ये मेरा हक है। मैं रो पड़ा। मैंने कहा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और अब ऐसी गलतियां नहीं होंगी। और उसके बाद जो कनकौआ आ रहा था, भाई साहब मुझसे लंबे थे, वो भी दौड़े। फिर से उन्होंने हाथ ऊपर किया और कनकौए को पकड़ लिए, और बस वो आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैं पीछे पीछे। बस यही थी मुंशी जी के बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब लोग बहुत कमाल की चीज़ होते हैं। थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। इस आवाज़ को क्या ही कहूँ।
और इस आवाज़ के लिए बस यही शब्द कहे जा सकते हैं कि अनबीटन, अनमैच्ड, अनबिलीवेबल, अनफॉरगेटेबल। और इस आवाज़ का नाम है किशोर कुमार, किशोर दा, द ग्रेट किशोर दा। मतलब कोई आसपास भी नहीं है। और इस आदमी को, ये आदमी शुरू से ही कुछ पकड़ से बाहर रहा है, कुछ अलग तरह का रहा है। उन्हें कुछ सामान्य सी बातों को भी अटपटे अंदाज में कहने का शगल था। कोई सीधी सादी बात भी हो उसको भी किशोर कुछ घुमा कर ही कहा करते थे। कोई कभी उनसे कोई नाम पूछ ले कि यार तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बता दे, रशोकी रमाकू। रशोकी रमाकू ये क्या होता है? जी हाँ, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ है ही नहीं, ये किशोर कुमार का उल्टा है। किशोर, रशोकी, रमाकू, कुमार, ऐसा बोल देते थे किशोर। उन्होंने करीब करीब 30 एक्टर्स को, 25 से 30 हैं, शायद 30 के आसपास हैं, कि उन्होंने अपनी आवाज़ इनको दी है। उनमें से 3 तो सुपरस्टार हैं, धर्मेंद्र बड़े स्टार हैं, लेकिन 3 सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार तो वैसे 2 ही मानते हैं, लेकिन चलिए, देव साहब, राजेश खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन। मतलब अनमैच्ड, कई बहुत लंबी फहरिस्त है। परीक्षित साहनी हैं, धर्मेंद्र हैं, शशि कपूर हैं, ऋषि कपूर हैं, ना जाने कौन कौन है। और कई तो ऐसे नाम भी हैं जिन्हें आज आप जानते भी नहीं है कि ये किसको किशोरदा की आवाज़ है। और एक सबसे बेहतरीन गाना है कि नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। किसके ऊपर है गाना? ये गाना मनोज कुमार साहब के बेटे कुणाल गोसाई पिक्चराइज है। फिल्म का नाम है कलाकार, 1983 की फिल्म है। और आज कुणाल भाई कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये गाना अनमैच्ड है, ऐसा कह चुका हूँ। मतलब 39 साल हो चुके हैं इस गाने को, 83 की फिल्म है, लेकिन आज भी कोई मुकाबला नहीं। और ऐसे सारे गाने उनके करीब करीब ऐसे ही हैं, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे उनके थिरकाने वाले गाने हो, चाहे उनके दार्शनिक गाने हो। किशोर जादू जगाते हैं। और इसी तरह से एक बार घर की बात है, और एसडी बर्मन साहब अशोक कुमार साहब से मिलने उनके घर पहुंचे तो कोई आवाज़ आ रही थी अंदर से, और संभवतः शायद बाथरूम से थी। और उस आवाज़ में 2 ग्रेट्स बैठे हुए हैं, अशोक कुमार और एसडी बर्मन साहब। तो एसडी ने जब ये आवाज़ सुनी तो तबाक से पूछा कि अशोक भाई ये क्या है, ये कौन गा रहा है? ये बोले कोई नहीं है, मेरा छोटा भाई है किशोर, है ना, वही तो उनका सही नाम आभास कुमार गांगुली था। तो किशोर गा रहा है। बोले जब तक उसका गाना जब तक नहीं होता तब तक तो उसका नहाना नहीं होता। और बस वहीं से सचिन देव बर्मन साहब ने पकड़ लिया कि ये कोई सामान्य आवाज़ नहीं है, और इस आवाज़ का तो कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर बस वही हुआ जो होना था। और 1969 में बनती है, रिलीज़ होती है आराधना, और उसमें जो गाने आते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू है, ओह, मैं तो ऐसा गा ही नहीं सकता, असंभव है। पूरा कागज़ था ये मन मेरा, और रूप तेरा मस्ताना, आग लगा दी। और मैंने एक और पिछली कहानी में जिक्र किया था आपको इस बात का कि पंचम, तो मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई पर्दे के पीछे से आग लग रही थी। मतलब वो गाने, वो म्यूजिक, वो आग लगा रहा था, और उसके लिए सिर्फ एक ही आदमी था, और वो था किशोर। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ला 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 ला। किशोर को पहला ब्रेक खेमचंद प्रकाश जी ने, जो संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी हैं, उन्होंने पहला ब्रेक दिया था। और उसके बाद तो खैर लंबी फेहरिस्त है। सचिन दा बर्मन, एसडी बर्मन साहब से शुरू होते हैं, आरडी बर्मन थामते हैं, और उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। किशोर चलते चले जा रहे हैं, किशोर की मस्खरियाँ चलती चली जा रही हैं। और
मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी किशोर दा के लिए प्लेबैक किया है और पहली फिल्म थी जिसमें रफ़ी साहब ने किशोर को आवाज़ दी, वो फिल्म थी रागिनी। एक बार शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफ़ी साहब से फिल्म शरारत के लिए रफ़ी साहब ने किशोर के लिए गवाया। चीज़ें चलती रहीं, मस्खरापन भी चलता रहा। एक फिल्म आई थी प्यार किए जा, और प्यार किए जा में महमूद साहब ने किशोर कुमार, शशि कपूर और ओम प्रकाश से ज़्यादा पैसे ले लिए और ये बात किशोर को अखर गई। और ऐसी अखर है कि बनती है पड़ोसन प्रोड्यूस कर रहे थे महमूद, उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ज़बरदस्त फिल्म है। और इसमें किशोर दा ने वो बदला ले लिया, बोले मैं डबल पैसा तुमने ज़्यादा ले लिया था। वो किशोर थे, बोल देते थे, बोल दिया और महमूद ने किया भी। और फिल्म क्या ही थी, एक्टिंग क्या ही थी। सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता, आहा। और वो जो बांगड़ू कहना है, ये सिर्फ और सिर्फ वही आदमी कर सकता है। अद्भुत। किशोर के बारे में और क्या 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 ही बताऊं। फिल्म जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, जिस फिल्म का है आपकी कसम, तो यही जो गाना है, इसमें आप पूरा गाना सुनेंगे तो इसमें किशोर कह रहे हैं कि बजाओ रे बजाओ, 50,000 खर्च हो गए, बजाओ बजाओ और तेजी बताओ, और की इस तरह से वो हंसते हैं। कहानी यही थी कि शक्ति सामंता जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बोल दिया था कि यार 50,000 दे दिए हैं और यार मज़ा नहीं आ रहा, मतलब बहुत गाने में, म्यूज़िक में बहुत पैसे खर्च हो गए। ये बात इन लोगों को खटक गई। अरे बोले यार गजब हो गया, पैसे खर्च कर दिए तो कोई एहसान कर दिया। तो वो गाने के बाद ही कहते हुए निकल गए, कभी गौर से सुनिएगा, बजाओ रे बजाओ और तेज बजाओ, 50,000 दे दिए हैं और तेज बजाओ। लेकिन शक्ति सामंता भी उतने ही हिट हैं, उतने ही ग्रेट हैं, उन्होंने इस लाइन को एडिट नहीं किया। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ, 50,000 खर्चा कर दिए। अरे ईमानदारी से बजा बेटा। कमाल है, ये लोग होते हैं। बम्बई आने से पहले किशोर खंडवा में थे, खंडवा में ही पले बढ़े और इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे वो। और वीकेंड में यानी सैटरडे को वो मीटर गेज से अपने खंडवा आ जाते थे। और जब खंडवा आते जाते थे वो, तो हर डिब्बा बदलते रहते थे वो, और हर डिब्बे में जाकर लोगों को गाने सुनाया करते थे। अरे किशोर है यार, वो तो बचपन में भी किशोर होगा और बड़े में भी किशोर होगा, वो कहाँ ही जाएगा, वो तो आया ही था आसमान पे जाने के लिए, वो लोगों के लिए ही आया था, आवाज़ लेकर ही आया था। और वही आवाज़ का जादू वो बिखेरता रहा और बिखेरता चला जा रहा है आज तक, और ना जाने कब तक। सुबह से उनके गाने सुनता हूँ और रोज़ सुबह यही सोचता हूँ कि ये आदमी है, ऐसा कैसे गा सकता है, कोई भी आदमी इतना महान कैसे गा सकता है, एक एक शब्द खनकता हुआ। वो किशोर है, कोई भी गाना सुन लीजिए। और मुंबई आ जाते हैं। मुंबई में तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने खिलंदड़ेपन को बनाए रखते हैं, अपने उस मस्खरी को बनाए रखते हैं, अपनी उस कस्बाई संस्कृति को बनाए रखते हैं। वो कभी उस मुंबई की भीड़ भाड़ में, उन पार्टियों में शामिल ही नहीं हो पाया। हमेशा वो यही कहते रहे कि खंडवा ही बेहतर है, खंडवा चले जाएंगे, वहीं की दूध जलेबी खाएंगे। और ऐसा उन्होंने किया भी। अंतिम संस्कार खंडवा में ही हुआ। हजारों गाने गा के चले गए हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई किस्से हैं, कई बातें हैं कि आपको कहाँ तक ले जाऊँ। और अशोक कुमार साहब ने एक बार बताया था कि बचपन में बेसुरे थे, मतलब गाँव अच्छे से नहीं पाते थे, और बचपन एक बार हाथ कट गया और वो 3 दिन तक अनवरत लगातार रोए। न जाने कैसे रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए, रोते रहे, कंटिन्यूसली रोते रहे लगातार। और बस जब रो के निवृत्त हुए, 3 दिन गुजरे, तो उनकी आवाज़ अच्छी हो चुकी थी। तो ऐसे ही हैं द ग्रेट किशोर कुमार, के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। अब बात रफ़ी साहब की करते हैं। और रफ़ी साहब यानी ऐसा लोग कहते हैं कि ग्रेटेस्ट वॉइस एवर।
और मेरे कभिन्न मित्र हैं, और उनका जिक्र मैं आपसे कई बार करता हूँ, और उन्हें मैं अज्ञेय कहता हूँ क्योंकि उनका नाम मैं बता नहीं सकता। कुछ होती हैं मजबूरियाँ ही कह लें, कुछ बातें होती हैं, कुछ प्रोफेशनल जगत की चीज़ें होती हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकता। तो हम लोग जब बात करते हैं तो वो बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन किया है उसने कि मुकेश साहब की आवाज़ दर्द भरी है, डिफरेंट सी वॉइस है, और कुछ खास गीतों के लिए है, कुछ खास चीज़ों के लिए है, और वो आवाज़ दर्द भरी है, वो मुकेश जी हैं, अलहदा हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ प्योर वॉइस है, कोई मिलावट नहीं, एक सीधी चलती है, मतलब सीधी, मतलब प्योर। रफ़ी की आवाज़, किशोरदा की आवाज़ जादुई आवाज़ है। खैर ये उनकी बात है और मैं सम्मान करता हूँ उनकी इस बात का। तो रफ़ी साहब को गाने की प्रेरणा असल में एक फ़कीर से मिली थी। रफ़ी साहब के गांव में एक फ़कीर आता था, और वो उस फ़कीर के पीछे पीछे जाते थे जब भी वो गाते हुए गुजरते थे फ़कीर। और एक दिन ऐसा ही हुआ, उन फ़कीर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा तू बहुत अच्छा गाएगा और बहुत ऊंचा जाएगा। और यही माना भी जाता है कि शायद उन फ़कीर का आशीर्वाद था, गला तो खैर अच्छा था ही। दिसंबर 1924 में पंजाब के कोटला सुल्तान गांव में उनका जन्म हुआ था, और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। और उसके बाद वो थोड़ा बहुत जो भी कर रहे होंगे उन्होंने वो किया। और उनके भाई को पता लग गया था कि ये लड़का, इसकी गाने में रुचि है, हमीद साहब को। तो हमीद ने उनको बाकायदा तालीम दिलवाई और वो उन्हें लाहौर भेजा एक उस्ताद वाहिद के यहाँ। तो उनकी जो तालीम है संगीत की वो उस्ताद वाहिद के यहाँ हुई है। तो इस तरह से चलता रहा। और इसके बाद एक बार की बात है कि हामिद उनके बड़े भाई उन्हें ले जाते हैं एक प्रोग्राम में, और वहाँ के.एल. सहगल साहब को गाना था, लेकिन लाइट गोल हो गई और के.एल. सहगल साहब भी एटीट्यूड में थे। और के.एल. सहगल हैं, कुंदन लाल सहगल हैं साहब, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। तो लाइट गोल हो गई तो सहगल साहब ने कहा कि यार मैं तो गाऊंगा नहीं, अब कैसे गाऊंगा। तो हमीद ने कहा, जो ऑर्गेनाइज़र थे, कि यार मेरा बच्चा है, इसको गाने का मौका दे दो, तो एक बार गवा के देख लो, तुम्हारा तो प्रोग्राम का बाड़ा हो ही रहा है। तो मेरा भाई है, छोटा भाई है, वो गा लेगा, और ठीक गा लेगा तो प्रोग्राम की जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो बच जाएगी, और तुम देख भी लेना। ठीक है भैया, गा देते हैं। जब वो 13 साल का बच्चा गाता है तो गजब का गा देता है, यानी रफ़ी साहब। और उन्हीं ऑडियंस में एक म्यूज़िक डायरेक्टर बैठे हुए थे, श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर ने, बस ऐसा होता है, तो श्याम सुंदर साहब ने उन्हें हाथों हाथ लिया, बोले यार मुंबई आ जाओ तुम। तो मुंबई चले जाते हैं साहब, ठीक है, मिल गया है ख़त। तो रफ़ी साहब मुंबई चले आते हैं। उन्हें पहला ब्रेक भी श्याम सुंदर साहब ने दिया। फिल्म का नाम था गुल बलोच, पंजाबी फिल्म थी। पहला गाना उन्होंने इसी फिल्म के लिए गाया। इसके बाद उन्होंने नौशाद साहब के लिए गाना शुरू किया। नौशाद साहब ने उन्हें गवाया हिंदी फिल्मों में पहली बार, और उन्हें पहली जो कामयाबी है वो दुलारी में मिली 1949 में, और गाना था सुहानी शाम ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। आहा, गजब का ही गाना है। और इसके बाद तो खैर फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, और रफ़ी साहब का जलवा बरकरार होता हुआ चला जाता है। रफ़ी साहब और लता जी ने भी काफ़ी सारे गाने साथ में गाए, सुपर हिट कई गाने दिए, लेकिन बीच में उन दोनों की थोड़ी सी बोलचाल बंद हो गई थी। और बोलचाल बंद होने की वजह थी कि लता जी चाहती थी कि गाने की रॉयल्टी मिले, गाना हमारा है, जब जब उसमें कुछ होता रहेगा उसमें पैसे आएंगे तो हमको ही मिलने चाहिए। और रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं। रफ़ी साहब कहते हैं कि बहुत संत हृदय आदमी थे, पता नहीं कितने वो पैसे भेजते थे, कितने वो पालते थे, किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड संत ही कह सकते हैं। और रफ़ी साहब का यही कहना था कि हमने एक बार पैसे ले लिए गाने के, तो हमारा फिर उस गाने पर कोई हक नहीं है, हम अपना मेहनताना, अपनी तो जो भी हमारी कीमत है हम ले चुके हैं। इस बार पर दोनों में तनातनी हो गई। दोनों ने 4 साल साथ नहीं गाया, 4 साल 4 years दोनों साथ नहीं गाते हैं। इसके बाद एक प्रोग्राम में फिर दोनों साथ गाते हैं, और उन दोनों को साथ लाने में नरगिस जी का बहुत बड़ा योगदान।
और उस प्रोग्राम में नरगिस जी ने दोनों को साथ में लेकर आती हैं। दोनों की जो उनका वैर था, अब वो दोनों ग्रेट्स थे, ऐसा वैर तो नहीं कह सकते, दोनों के अपने अपने तर्क थे। दिल पुकारे गाना दोनों ने गाया और इसके बाद फिर से वो गाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रफ़ी साहब फिल्म में थोड़ा कम देखा करते थे, संगीत में ही आदमी थे। बड़े गुलाम अली खां साहब से भी उन्होंने संगीत सीखा था और दीवार देखी उन्होंने, और दीवार देखने के बाद अमिताभ बच्चन के फैन हो गए थे ज़बरदस्त। लगा यार क्या आदमी है, क्या करता ही है, कौन फैन ना हो जाए उस आदमी का। 6 फुट 3 इंच आदमी गजब, तो वो भी फ़ैन हो गए। और फिर एक मौका आया 1980 में उनके साथ गाने का। फिल्म है नसीब और गाने का नाम है चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। तो जब उन्होंने ये गाना गाया तो बहुत खुश हुए बच्चों जैसे, और फिर घर जाके बताया, बोले आज मैंने अपने फेवरेट एक्टर के साथ गाना गाया। बोले किसके साथ? बोले अमिताभ बच्चन के साथ मैंने गाना गाया है। शोले उनको बहुत पसंद थी, शोले उन्होंने 3 बार देखी थी। 6 बार उन्हें बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। रफ़ी द ग्रेटेस्ट सिंगर, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने करीब 27,000 गाने गाए, रिकॉर्ड कहा जाता है। ये देवता थे। तारीख 30 जुलाई 1980, और एक गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था शाम को, और वो गाना था आज शाम क्यों उदास है दोस्त। ये गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया, ये गाना रिकॉर्ड कर लिया, और म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। और गाना रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से, शुड आई लीव, मैं जा सकता हूँ? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चौंक गए। जो बड़ा आदमी होता है वो कुछ अलग महसूस करता है तो बोलता है, तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। ऐसा तो कभी कहा नहीं। बोले बिल्कुल कोई बात ही नहीं, आप जाइए रफ़ी साहब, आप पता ही नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों हुआ। 30 तारीख को ये बात कही, शुड आई लीव, और 31 जुलाई 1980 को वो बेहतरीन आवाज़ का मालिक रफ़ी दुनिया से रुखसत हो गया, अपने बेहतरीन नगमे देकर सदियों के लिए, लाखों के लिए। बस यही थी आज 3 लेजेंड्स की कहानी। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए थे, 1936 में दुनिया छोड़कर चले गए, यानी 56 साल जिए। रफ़ी साहब 1924 में पैदा होते हैं और 1980 में दुनिया को रुखसत कहे जाते हैं, यानी वो भी 56 साल ही जिए। किशोर कुमार 1929 में दुनिया में आते हैं और 1987 में दुनिया छोड़ देते हैं, यानी महज 58 साल। ये तीनों लेजेंड 60 साल नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो दे कर गए हैं वो बेमिसाल, अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, के बारे में आप वो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। एक कलम का सिपाही है, 2 अलग तरह, 2 संगीत के बेताज बादशाह, सुरों के बादशाह। एक ने इतना गज़ब का सीखा कि मिसाल बन गई, दूसरे ने सीखा ही नहीं, दूसरे को शास्त्रीय आता नहीं लेकिन वो ऐसा गाता है कि कमाल, और दूसरे को इतना ज़बरदस्त शास्त्रीय आता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। और एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत शिद्दत से कह रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन जितनी समझ है मुंशी जी का लिखा, उनका जो लिखा है, उनके आगे किसी और को पढ़ना वो अपने आप में नीस का लगता है कि यार इतना सहज, इतना सरल। गोदान तो गीता है, मैं रखकर सोता हूँ उसे, मतलब आप क्या ही है। सेमरी और बेलारी अवध प्रांत के 2 गांव हैं और जिले का नाम बताने की ज़रूरत नहीं, इतना सहज लिखते हैं कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। बहुत ही सरल। दोनों तीनों जो देकर गए हैं विरासत,
उसके बारे में आप क्या ही कहेंगे, क्या ही टीका टिप्पणी करेंगे। और यकीन मानिए, 1-2 साल नहीं, कई सदियों के लिए मसाला आपके लिए छोड़ के गए हैं, और यूं ही छोड़ के नहीं चले गए। इसके लिए उन्होंने शिद्दत से मेहनतें की हैं, अपने आप को मांझा है, तराशा है, लगातार, हमेशा, और अनुशासन में ढाल कर रखा है। चाहे किशोर कितने भी खिलंदड़े रहे हों, लेकिन काम के प्रति समर्पण, वो डेडिकेशन, वो किसी से छिपा नहीं है, बेहतरीन है, बेमिसाल है। और ईश्वर ने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, कमाल का दिया है, बस उसे समझने की और उसे डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। आप यदि अपनी चीज़ों को संतुलित कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, मांझ लेते हैं, डिसिप्लिन कर लेते हैं, वहाँ जाने से कोई नहीं रुकता। स्काई इज द लिमिट, सच है। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे, यूं ही चलता रहे, तेरे मेरे प्यार का कारवां। आजा 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 तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। अब्दुल, अब्दुल, स्केल। अब्दुल, अब्दुल, पैसा मिला क्या? जल्दी से बता दे। अब्दुल बोला, मिल गया, चलो टेक। किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। Watch Ani TV.